कासिम सुबह 7 बजे लिहाफ से बाहर निकला और गुस्ल खाने की तरफ चला। रास्ते में इसको ठीक तौर पर मालूम नहीं, सोने वाले कमरे में, सहन में या गुस्ल खाने के अंदर उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो किसी को उल्लू का पट्टा कहे। बस सिर्फ एक बार गुस्से में या तंजिया अंदाज में किसी को उल्लू का पट्टा कह दे। कासिम के दिल में इससे पहले कई बार बड़ी बड़ी अनोखी ख्वाहिशें पैदा हो चुकी थी, मगर ये ख्वाहिश सबसे निराली थी। वो बहुत खुश था, रात उसको बड़ी प्यारी नींद आई थी, वो खुद को बहुत तरोताजा महसूस कर रहा था। लेकिन फिर ये ख्वाहिश कैसे इसके दिल में दाखिल हो गई? दांत साफ करते वक्त उसने जरूरत से ज्यादा वक्त साफ किया, जिसकी वजह से उसके मसूड़े छिल गए। दरअसल वो सोचता रहा कि ये अजीबोगरीब ख्वाहिश क्यों पैदा हुई, मगर वो किसी नतीजे पर न पहुंच सका। बीवी से वो बहुत खुश था, उनमें कभी लड़ाई न हुई थी। नौकरों पर भी वो नाराज नहीं था, इसलिए कि गुलाम मोहम्मद और नबी बख्श दोनों खामोशी से काम करने वाले बहुत अच्छे नौकर थे। मौसम भी निहायत खुशगवार था। फरवरी के सुहाने दिन थे, जिनमें कुंवारपने की ताजगी थी। हवा में हल्की हल्की सर्दी थी। दिन छोटे और रातें लंबी। नेचर का तवाजुन बिल्कुल ठीक था और कासिम की सेहत भी खूब थी। समझ में नहीं आता था कि किसी को बगैर वजह के उल्लू का पट्टा कहने की ख्वाहिश उसके दिल में क्यों कर पैदा हो गई। कासिम ने अपनी जिंदगी के 28 बरसों में कितने लोगों को उल्लू का पट्टा कहा होगा, और बहुत मुमकिन है कि इससे भी कड़े लफ्ज उसने बाज मौकों पर इस्तेमाल किए हों और गंदी गालियां भी दी हों, मगर उसे अच्छी तरह याद था कि ऐसे मौकों पर ख्वाहिश बहुत पहले उसके दिल में पैदा नहीं हुई थी, मगर अब अचानक तौर पर उसने महसूस किया था कि वो किसी को उल्लू का पट्टा कहना चाहता है, और ये ख्वाहिश धीरे धीरे शिद्दत इख्तियार करती चली गई। जैसे उसने अगर किसी को उल्लू का पट्टा न कहा तो बहुत बड़ा हर्ज हो जाएगा। दांत साफ करने के बाद उसने छिले हुए मसूड़ों को अपने कमरे में जाकर आईने में देखा, मगर देर तक उनको देखते रहने से भी वो ख्वाहिश न दबी जो एकदम से उसके दिल में पैदा हो गई थी। कासिम बहुत सोचने वाला इंसान था। वो बात के तमाम पहलुओं पर गौर करने का आदी था। आईना मेज पर रखकर वो आराम कुर्सी पर बैठ गया और ठंडे दिमाग से सोचने लगा। मान लिया कि मेरा किसी को उल्लू का पट्टा कहने को जी चाहता है, मगर ये कोई बात तो ना हुई। मैं किसी को उल्लू का पट्टा क्यों कहूं? मैं किसी से नाराज भी तो नहीं हूं। ये सोचते सोचते उसकी नजर सामने दरवाजे के बीच में रखे हुए हुक्के पर पड़ी। एकदम उसके दिल में ये बातें पैदा हुई, अजीब वाहियात नौकर है, दरवाजे के ऐन बीच में ये हुक्का टिका दिया है। मैं अभी इस दरवाजे से अंदर आया हूँ, अगर ठोकर से भरी हुई चिलम गिर पड़ती तो खामखा मेरा पैर जलना शुरू हो जाता, और साथ ही कालीन भी। उसके जी में आई कि गुलाम मोहम्मद को आवाज दे। जब वो भागा हुआ उसके सामने आ जाए तो वो भरे हुए हुक्के की तरफ इशारा करके इससे सिर्फ इतना कहे, तुम बिल्कुल उल्लू के पट्टे हो। मगर उसने सोचा, और ये भी सोचा कि यूं बिगड़ना अच्छा मालूम नहीं होता। अगर गुलाम मोहम्मद को अब बुलाकर उल्लू का पट्टा कह भी दिया तो वो बात पैदा ना होगी, और फिर उस बेचारे का कोई कसूर भी तो नहीं है। मैं दरवाजे के पास बैठकर ही तो हर रोज हुक्का पीता हूँ। चुनांचे वो खुशी जो एक लम्हा के लिए कासिम के दिल में पैदा हुई थी कि उसने उल्लू का पट्टा कहने के लिए एक अच्छा मौका तलाश कर लिया है, गायब हो गई। दफ्तर के वक्त में भी काफी देर थी, पूरे 2 घंटे पड़े थे। दरवाजे के पास कुर्सी रखकर कासिम अपने मामूल के मुताबिक बैठ गया और हुक्का नोशी में मसरूफ हो गया। कुछ देर तक वो सोच विचार किए बगैर हुक्के का धुआं पीता रहा और धुएं के इंतशार को देखता रहा। लेकिन ज्यों ही वो हुक्के को छोड़कर कपड़े बदलने के लिए साथ वाले कमरे में गया तो उसके दिल में वही ख्वाहिश नई ताजगी के साथ पैदा हो गई। कासिम घबरा गया। भाई हद हो गई, उल्लू का पट्टा? मैं किसी को उल्लू का पट्टा क्यों कहूँ? और अगर मैंने किसी को उल्लू का पट्टा कह भी दिया तो क्या होगा? कासिम दिल ही दिल में हंसा। उसे अच्छी तरह मालूम था कि ये ख्वाहिश जो उसके दिल में पैदा हुई है बिल्कुल बेहुदा और बेसर पैर की है, लेकिन इसका क्या इलाज था कि दबाने पर वो और भी ज्यादा उभर आती थी।
कासिम अच्छी तरह जानता था कि वो बगैर किसी वजह के उल्लू का पट्टा ना कहेगा, मगर कहीं ऐसा ना हो कि ये ख्वाहिश सदियों तक उसके दिल में तिलमिलाती रहे। शायद इसी एहसास की वजह से ये ख्वाहिश जो भटकी हुई चमगादड़ की तरह उसके रोशन दिल में चली आई थी, इस कदर तड़प रही थी। पतलून के बटन बंद करते वक्त जब उसने दिमागी परेशानी की वजह से ऊपर का बटन निचले काज में दाखिल कर दिया तो वो झल्ला उठा। भाई होगा, ये क्या बेहूदगी है, दीवानापन नहीं तो और क्या है। उल्लू का पट्टा कहो, उल्लू का पट्टा कहो, और ये पतलून के सारे बटन मुझे फिर से बंद करने पड़ेंगे। लिबास पहनकर वो मेज पर आ बैठा। उसकी बीवी ने चाय बनाकर प्याली इसके सामने रख दी और टोस्ट पर मक्खन लगाना शुरू कर दिया। रोजाना की तरह हर चीज ठीक ठाक थी। टोस्ट इतने अच्छे सेके हुए थे कि बिस्कुट की तरह कुरकुरे थे, और डबल रोटी भी आला किस्म की थी। खमीर में से खुशबू आ रही थी। मक्खन भी साफ था। चाय की केतली बेदाग थी। उसकी हथी के कोने पर कासिम हर रोज मैल देखा करता था, मगर आज वो धब्बा भी नहीं था। उसने चाय का एक घूंट पिया। उसकी तबीयत खुश हो गई। खालिस दार्जिलिंग की चाय थी, जिसकी महक पानी में भी बरकरार रहती है। दूध भी बिल्कुल ठीक था। कासिम ने खुश होकर अपनी बीवी से कहा, आज चाय का रंग बहुत ही प्यारा है और बड़े सलीके से बनाई गई है। बीवी तारीफ सुनकर खुश हो गई, मगर उसने मुंह बनाकर एक अदा से कहा, जी हाँ, बस आज इत्तेफाक से अच्छी बन गई है, वरना हर रोज तो आपको नीम घोल के पिलाई जाती है ना। मुझे सलीका कहाँ आता है। सलीके वालियों तो वो मुँह होटल की छोकरियां हैं, जिनके आप हर वक्त गुण गाया करते हैं। ये तकरीर सुनकर कासिम को बड़ा गुस्सा आया। एक लम्हा के लिए उसके जी में आई कि चाय की प्याली मेज पर उलट दे और वो नीम जो उसने अपने बच्चों की फुंसियां धोने के लिए गुलाम मोहम्मद से मंगवाई थी और सामने बड़े ताकचे में पड़ी थी, घोलकर पी ले। मगर उसने ठहराव से काम लिया। ये औरत मेरी बीवी है, इसमें कोई शक नहीं कि उसकी बात बहुत ही भोंडी है, मगर हिंदुस्तान में सब लड़कियां बीवी बनकर ऐसी भोंडी बातें ही करती हैं। और बीवी बनने से पहले अपने घरों में वो अपनी माओ से कैसी बातें सुनती हैं, बिल्कुल ऐसी अदना किस्म की बातें। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि औरतों को पूरी जिंदगी में अपनी हैसियत की खबर ही नहीं। मेरी बीवी तो फिर भी गनीमत है, यानी सिर्फ एक अदा के तौर पर ऐसी भोंडी बातें कह देती है। उसकी नीयत नेक होती है। बाज औरतों का तो ये शियार होता है कि हर वक्त बकवास करती रहती हैं। ये सोचकर कासिम ने अपनी निगाहें उस ताकचे पर से हटा ली जिसमें नीम के पत्ते धूप में सूख रहे थे, और बात का रुख बदलकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, आज नीम के पानी से बच्चे की टांगे जरूर धो देना। नीम जख्मों के लिए बड़ी अच्छी होती है। और देखो, तुम मौसमियों का रस जरूर पिया करो। मैं दफ्तर से लौटते हुए 1 दर्जन और ले आऊंगा। ये रस तुम्हारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। बीवी मुस्कुरा दी। आपको तो बस हर वक्त मेरी ही सेहत का ख्याल रहता है। अच्छी भली तो हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, दौड़ती हूँ, भागती हूँ। मैंने जो आपके लिए बादाम मंगवा के रखे हैं, भाई आज 10-20 आपकी जेब में डाले बगैर न रहूंगी, लेकिन दफ्तर में कहीं बांट न दीजिएगा। कासिम खुश हो गया कि चलो, मौसम्बियों के रस और बादामों ने उसकी बीवी के मसनूई गुस्से को दूर तो किया और ये मरहला आसानी से तय हो गया। दरअसल कासिम ऐसे